हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 6 आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर 6 है इसमें टॉपिक भी 6 हैं। इस चैप्टर में 6 टॉपिक हैं जिनको हम पार्ट 1 में 3 टॉपिक करेंगे और पार्ट 2 में 3 टॉपिक करने वाले हैं। तो आज पार्ट 1 है इसका। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। इस टॉपिक में हम अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका अवलोकन करेंगे, देखेंगे और उनको अलग अलग समूहों में बांटेंगे। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में हम जिन वस्तुओं का अवलोकन करेंगे उनको समूहों में बांटेंगे और थर्ड टॉपिक है हमारा सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं। अब हमने जिन भी वस्तुओं को समूहों में बांटा है उनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और हमारे 3 टॉपिक इस वीडियो में रहेंगे। और जल में क्या घुलनशील है क्या नहीं, स्थान और आयतन, द्रव्य क्या होता है, ये 3 टॉपिक हम पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। तो ये जो हमारा चैप्टर है हमारे आसपास की सामग्री, इस चैप्टर में हमारे 6 टॉपिक हैं और हमने पार्ट फर्स्ट में 3 टॉपिक करने हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है, उपादानम भवेत्स्या मूसाया मृत्तिका लोहमेव। मूसा कृषि बल पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पात्र बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा है। मतलब जो मूसा है ना वो मिट्टी और लोहे से बनता है और ये क्या करता है, पदार्थों को गलाने वाला एक पात्र है। मूसा या क्रूसिबल जो है वो एक पात्र है जो कि पदार्थों को गलाता है और इसके लिए जो प्रयुक्त सामग्री है वो मिट्टी और लोहा है। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित थी। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? देखो मेरे पास नई नोटबुक है। मेरे पास भी नई नोटबुक और पेन है। कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं और विद्यार्थियों से बातचीत करना आरंभ करती हैं। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती हैं और पूछती हैं, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, समान या किस प्रकार भिन्न हैं, उनके आकार और रंग क्या क्या हैं, जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है, क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी हैं। सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं, जैसे कागज़, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। तो सभी जो वस्तुएं हैं वो किसी न किसी सामग्री से बनी हुई होती हैं। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण जो है वो सामग्री कहलाता है। तो हम सामग्री किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो पदार्थ हैं और जो पदार्थों का मिश्रण है वह सामग्री कहलाता है। प्रतिदिन अवलोकनों के आधार पर हमने यह निष्कर्ष निकाला कि वस्तुएं क्या होती हैं, विभिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं। तो आइए सामग्रियों के विषय में और अधिक जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं और गंगा के मैदानों लहुरा देवा और बलूचिस्तान मेहरगढ़ में पाए गए हैं। लगभग 4000
सामान्य संवत पूर्व BCE सिंधु सरस्वती के मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप, जिन्हें हम स्लिप कहते हैं, का अनुप्रयोग, सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुई हैं। यह तकनीकें हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व के दौरान और भी परिष्कृत हुई, जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग की डिजाइनों से ज्यामितीय पैटर्न और जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया हांडियाँ, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानी पूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था, फिर छलनी से छानकर गूथा जाता था, उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था। इस प्रकार पकी हुई मिट्टी को हम क्या कहते थे? टेराकोटा। भट्टियों में पकी हुई मिट्टी को हम क्या कहते थे? टेराकोटा। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। बहुत बड़े बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो बहुत बड़े बड़े पात्र हैं, इनको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी। अब हम देखते हैं कि वस्तुओं को समूह में कैसे बांटेंगे। तो वस्तुओं को हम समूह में कैसे बांटते हैं? आकार, रंग और कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर हम समूहों में बांटेंगे। जो भी वस्तुएं होंगी, हम उनके किसी भी समान गुण के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, कठोर, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूहों में बांटेंगे। आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वस्तुओं को हम जब समूहों में व्यवस्थित करने की जो विधि अपनाते हैं, उसको वर्गीकरण कहते हैं और उनके एक समान गुणों के आधार पर हम उन्हें अलग अलग समूहों में विभाजित करते हैं। खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा। कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? तो इन सब गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। यह कैसे निर्धारित की जाए कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए हम उस वस्तु का उपयोग करने वाले हैं। हम किसी भी वस्तु में हमें क्या सामग्री यूज करनी है, हम इसका चयन कैसे करते हैं? वस्तु को बनाने के लिए हम जिस भी सामग्री का चयन करते हैं, उसके गुणों और प्रयोजन की हम उस वस्तु का किस रूप में यूज करेंगे, हमारा प्रयोजन क्या है, उसके आधार पर ही हम वस्तु का निर्माण करते हैं। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बना हो सकता है, जैसे प्लास्टिक, धातु और स्याही। ये तीन चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? पेन बनता है। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या जिस भी सामग्री से वे बनी है, उनके आधार पर समूह में विभाजित किया होगा। ये जितने भी डायग्राम्स बने हुए हैं, ज्यामिति के जो भी डायग्राम्स हैं, इनको हम अलग अलग आकार और सामग्री और रंग के आधार पर हम इनको विभाजित करते हैं। और हम क्या सीखते हैं? वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई में
हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसालों को एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है, इत्यादि। तो इस तरीके से हम वस्तुओं का विभाजन करते हैं। हम अपने घरों में, किचन में, दुकान में और दवा की दुकान पर भी हम अलग अलग दवा अलग अलग दवा को अलग अलग व्यवस्थित करते हैं कि मतलब जो बुखार की दवाइयाँ हैं, पेट दर्द की दवाइयाँ हैं, तो इस तरीके से हम अलग अलग सामग्रियों को अलग अलग तरीके से विभाजित करके रखते हैं। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं। अभी तक तो हमने ये देखा कि हमारे आसपास क्या वस्तुएं हैं, फिर हमने उनको वर्गीकृत करना सीखा। सामग्रियों के गुण क्या होते हैं अब हम जानेंगे। सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करेंगे और पहचानेंगे कि इनके गुण क्या होते हैं। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। वहीं लोहा तांबे या एल्युमिनियम से भिन्न दिखता है। तथापि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं, उन्हें लकड़ी से अलग बनाती हैं। तो देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप होता है वो लोहे से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन हम लोहा, तांबा और एल्युमिनियम जो है ये आपस में भिन्न तो दिखते हैं, लेकिन हम इनके कुछ गुणों को क्या कर सकते हैं, समान रख सकते हैं। इनके कुछ गुण समान हैं, लेकिन हम इन्हें लकड़ी से बिल्कुल अलग रख सकते हैं। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। जैसे कागज, गत्ता, लकड़ी, चाक, तांबे के तार, एल्युमिनियम की पन्नी और पीतल, कांस्य, स्टील इत्यादि से बना किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। आपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखना है और इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है। उसके गठन खुरदरी या चिकनी है। रंग और ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करेंगे और उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूहों में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखना है। तो जिन सामग्रियों की सतह प्रायः चमकदार होती है, तो अब हम क्या अवलोकन करते हैं कि जो भी सामग्रियां हैं जिनकी सतह चमकदार होती है, जिनका स्वरूप धुतिमय है, धुतिमय का मतलब होता है चमकदार है, चमक वाली ऐसी सामग्रियां क्या होती हैं, धातु होती हैं। तो जो सामग्रियां चमक वाली होती हैं, धुतिमय होती हैं, वो क्या होती हैं, धातु होती हैं। तो इस तरीके से हमने एक यहाँ पर जाना कि एक पॉइंट हमारा कि जो भी सामग्रियां चमकदार होती हैं वो क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। लेकिन लोहा, कौन कौन सी जो हमारे पास सामग्री थी चमकदार है, लोहा है, तांबा है, जस्ता है, एल्युमिनियम है, सोना है, ये सब चमकदार हैं। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो भी देती हैं। ये फीकी या धुतिहीन दिखाई देती हैं। धुतिहीन का मतलब है चमकहीन, उनमें कोई चमक नहीं होती है। परिणाम स्वरूप हम प्रायः केवल उनकी ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक देख सकते हैं। इन्हें धुतिहीन या चमकहीन सामग्रियां वे होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। धुतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण हैं जैसे कागज, लकड़ी, रबर, जूट, ये सब क्या है, बिना चमक वाली वस्तुएं हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। लेकिन एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। सभी पॉलिश चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती हैं। कुछ सामग्री की सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक या मोम या किसी अन्य पदार्थों की पतली परतों से लेपित किया जाता है, जिससे वे चमकदार दिखती हैं। ये सामग्रियां धातु नहीं होती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहावत लिखी है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। तो कुछ धातुओं को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, कुछ प्लास्टिक या मोम या किसी अन्य पदार्थ की पतली परतों से लेपित किया जाता है, जिससे वो चमकदार दिखती हैं, लेकिन वो धातु नहीं होती हैं। तो अब हम जानेंगे कौन कौन सी सामग्रियां कठोर होती हैं। आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते हैं, दबाते हैं, और पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन हो सकता है, जबकि कुछ अन्य सामग्रियां जैसे रबर आसानी से दबाया जा सकता है।
एक धातु की चाबी लेनी है, उसे लकड़ी के टुकड़े, एल्युमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक, किसी भी अन्य सामग्री से बनी वस्तु की सतह पर खरोंचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्रियां दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोंची जा सकती हैं? जिन सामग्रियों से आसानी से दबाया या खरोंचा जा सकता है वे कैसी होती हैं? नरम। तो नरम कैटेगरी में वो आएंगी जिन्हें हम आसानी से दबा सकते हैं या खरोंच सकते हैं, जबकि अन्य सामग्रियां जिन्हें दबाना या खरोंचना कठिन है वो आएंगी कठोर में। तथापि यह गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए रबर स्पंज से कठोर होता है लेकिन लोहे से नरम होता है। तो हमारी जो रबर होती है ना वो स्पंज से तो कठोर होती है लेकिन लोहे लोहे की अपेक्षा नरम होती है। तो आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो सामग्रियां हैं जिनसे हम आर पार देख सकते हैं और वे सामग्रियां कौन है जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सामग्रियां हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं? जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जिन सामग्रियों के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। ये कौन कौन सी हैं? इनके एग्जाम्पल हैं कांच, जल, हवा, सेलोफेन, कागज इत्यादि पारदर्शी सामग्रियों के उदाहरण हैं। तो पारदर्शी सामग्रियां किन्हें कहते हैं? पारदर्शी सामग्रियां उन्हें कहते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इनके एग्जाम्पल्स हैं कांच, जल, हवा, सेलोफेन, कागज इत्यादि इनके एग्जाम्पल हैं। अधिकांश सामग्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख पाते हैं। अधिकांश सामग्रियां ऐसी होती हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है तो हम उनको क्या कहते हैं? अपारदर्शी सामग्री कहते हैं। जैसे लकड़ी, गत्ता, धातुएं, ये क्या हैं? अपारदर्शी वस्तुएं हैं। तो पारदर्शी थी जिनके आर पार देखा जा सकता है और अपारदर्शी जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। और जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है मतलब धुंधला सा दिखाई देता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। पारभासी जो वस्तुएं होती हैं उनके क्या एग्जाम्पल हैं? बटर पेपर और फ्रॉस्टेड कांच। बटर पेपर और फ्रॉस्टेड कांच क्या है? पारभासी सामग्रियों के उदाहरण हैं। तो पारभासी से हमारा मतलब है हमें ये आभास तो होता है कि पीछे कोई चीज़ है लेकिन हम उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, धुंधली सी दिखाई देती है। और अपारदर्शी का मतलब है बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, कुछ भी नहीं पता चलेगा। और जो पारदर्शी हैं उस पारदर्शी का मतलब है हम बिल्कुल आर पार देख सकते हैं। तो जो भी सामग्री हमारी पारदर्शी होगी उससे हम बिल्कुल आर पार देख सकते हैं। तो ये आपको तीनों में अंतर पता चल गया होगा। पारदर्शी क्या होता है? जिसके हम आर पार देख सकते हैं। और अपारदर्शी क्या होता है? जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। और पारभासी क्या होता है? जिससे हमें धुंधला सा दिखाई देता है, जिसमें हमें आभास होता है कि कोई चीज़ है लेकिन हम उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो इन तीनों का अंतर और डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो कांच का गिलास, बटर पेपर और रबर, फ्रॉस्टेड कांच, लकड़ी का बोर्ड, खिड़की की कांच। तो आप इन सब में अंतर कर सकते हैं कौन सी पारदर्शी है कौन सी अपारदर्शी है। तो अब हम पढ़ेंगे, हमने अपने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो यानी इस क्लास 6 चैप्टर NCERT क्लास 6 चैप्टर 6 के पार्ट 2 में हम देखेंगे आगे के 3 टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।